नमस्कार। हमारे सामने एक 41 वर्षीय युवक की कुंडली है। 5 सितंबर 1979 रात के 11:55 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली वृषभ लगन और कुंभ राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी शुक्र हैं और राशि के स्वामी शनिदेव। आपकी कुंडली में कोई भी आपकी कुंडली देखेगा तो सबसे पहली नज़र उसकी यहाँ जाएगी कि कुंडली के चौथे भाव के अंदर 6 ग्रह बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटेंगी वो कहीं ना कहीं चौथे घर से संबंधित घटनाएं होंगी। चौथा घर सुख साधन, मकान, जमीन, प्लॉट, माता, जनता, राजनीति, सुख साधन, ये सब चौथे घर से आता है और चौथे घर से ही संबंधित प्लस और माइनस दोनों योग आपको जीवन में प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं, प्रॉपर्टी बिक भी सकती है, मकान बन भी सकते हैं, कई सारे मकान बिक भी सकते हैं, प्रॉपर्टी की लेवा बेची से फायदा भी हो सकता है, माता को हेल्थ में अप्स एंड डाउन चल सकता है, जनता से सहयोग मिल सकता है, राजनीति में जा सकते हैं, राजनीति से फायदा भी मिल सकता है, उसमें अप्स डाउन भी आ सकते हैं, क्योंकि चौथा घर से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा होंगी। ऐसा व्यक्ति भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कार्य भी कर सकता है, प्रॉपर्टी सेल परचेस करके पैसा भी कमा सकता है। यानी कुल मिला के 4th हाउस आपकी कुंडली के अंदर ज्यादा एक्टिवेट है। उसके बारे में और ज्यादा आगे भी अभी मैं चर्चा करूंगा। कुंडली में बनता है शूल योग। शूल योग का मतलब क्या है? शूल मतलब कांटा। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 ही भावों में सभी ग्रह बैठ जाएं तो वो शूल योग कहलाता है। शूल योग का मतलब है व्यक्ति का पूर्ण जीवन संघर्षरत रहेगा, कांटे के समान जीवन व्यतीत करेगा, यानी खुद को भट्टी में झोंक देगा। भले ही उसके पैसे से या उसके कमाए हुए धन से घर परिवार पत्नी बच्चे अन्य लोग ज्यादा अच्छा सुख प्राप्त कर लें, लेकिन उसको उतना अच्छा सुख प्राप्त नहीं होता। इसको कहते हैं शूल योग, कि व्यक्ति की पूरी जिंदगी संघर्ष में जाती है। घर के बाकी लोग मौज ले रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। बाकी लोगों को काम दिखाई नहीं देता, आपको काम ही काम दिखाई देता है। तो यह है एक शूल योग की परिभाषा। इन शूल योग का अर्थ जो फल है वो पूरी तरीके से पूरी होल लाइफ पे आपके ऊपर अप्लाई होता है, क्योंकि आपकी कुंडली के ऊपर बना हुआ है शूल योग। तीसरा योग है इस कुंडली के अंदर, कोई कहेगा इसे कालसर्प योग, कोई कहेगा कालसर्प दोष, लेकिन ये शास्त्र में लिखित नहीं है। ये कलयुग में एक पैसा कमाने का बहुत बढ़िया जरिया बन गया है, जिसके नाम से लोग बाग लाखों रुपए भी कमा लेते हैं, जैसा उनका मौका लगता है, जजमान से उतने पैसे ऐंठ लेते हैं। जब राहु और केतु परिधि में कुंडली के सभी ग्रह आ जाते हैं तो इसको इस दोष का इन्होंने नाम दे दिया। राहु केतु स्वभाव से अशुभ हैं। जब ये किसी भाव के ऊपर बैठ जाते हैं यानी चौथे और दशम, तो व्यक्ति को जीवन में चौथा घर, घर सुख साधन, घर का सुख, जनरल हैप्पीनेस, और दशम प्रोफेशनल लाइफ, इसके अंदर स्ट्रगल पैदा कर देते हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम ये है। ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि ज्योतिर्लिंग उज्जैन या नासिक ऐसी जगह पे एक बार चले जाओ और वहां जाके किसी पंडित से पूजा करा लो, बस, और कुछ भी नहीं है। बिना वजह पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं कुंडली के। मैंने आपको 2-3 चीज तो मैंने बताई दी हैं। लगन वृषभ लगन है, जो अर्थ त्रिकोणी लगन है, व्यवसायिक लगन है। ऐसे लोगों के अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी होती है, धैर्य अच्छा होता है, पेशेंस रखने वाले होते हैं, हिसाब किताब के पक्के हो जाते हैं। लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं, लग्नेश चौथे घर में बैठा। लग्नेश का चौथे घर में जाना, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख मिलेगा। अब वो जो है साथ में चौथे घर का मालिक सूर्य भी वहीं बैठा है, इसलिए लग्नेश और चतुर्थेश ने बनाया राजयोग कि आपका लगन, आपका शरीर, आपकी बॉडी सुख साधनों से जुड़ गई। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है,
व्यक्ति को सुख साधन भी मिलेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियों में पैदा हुआ, लेकिन वो अपने जीवन में एक अच्छी रूपरेखा, अच्छे घर, अच्छे सुख साधनों का भोग करेगा। अब शुक्र को विवाह का कारक भी कहते हैं। विवाह का कारक शुक्र सूर्य से अस्त है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि है, बीच में शुक्र है और सूर्य से अस्त, और मंगल है सप्तम भाव का मालिक जो अपने से अष्टम में बैठा है। ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं माना जाता। पत्नी के साथ संबंध इतने मधुर नहीं रहते, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेदता रहती है, उनके साथ विचारों को मिलाने के लिए व्यक्ति को एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ऐसा आपकी नवांश कुंडली, यहाँ पे स्पाउस लिखा हुआ है, यहाँ भी देखिएगा कि यहाँ पर ये जो मंगल सप्तमेश है वो वहाँ द्वादश भाव में गया, और मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर और शनि की दृष्टि भी है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यहाँ बृहस्पति सप्तम भाव को वापस नौवीं दृष्टि देता है। इसका मतलब ये वो योग है जो आपकी मैरिड लाइफ को सेपरेट होने से बचाएगा। अगर ये बृहस्पति यहाँ ना होता और चंद्रमा ना बैठा होता, ऐसे लोगों के मैंने बहुत देखे हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं। तो वो इन सब चीजों से बचाने का कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब लग्नेश और चतुर्थेश ने तो बनाया राजयोग, और शनि ने दिया उसका साथ। शनि है योग कारक, चतुर्थेश दशमेश और नवमेश है, यहाँ बैठे हुए हैं। शनि शुक्र के साथ राजयोग बना रहे हैं, यानी शनि, शुक्र और सूर्य ने चौथे घर में राजयोग बनाया। ये राजयोग प्रॉपर्टी वाइज मिलेगा, ये राजयोग भाग्य के हिसाब से मिलेगा, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से मिलेगा। व्यक्ति अपने स्वयं के कर्मों से मेहनत करके जीवन में तरक्की हासिल करेगा। चंद्रमा यहाँ केतु के साथ है। जब जब चंद्रमा केतु के साथ हो तो मानसिक परेशानियां देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, राहु और केतु स्वभाव में अशुभ ग्रह हैं, ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं। इसलिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं अभी से कि भाई साहब अभी चल रही है आपको शनि में चंद्रमा की दशा। शनि कौन है? योग कारक हैं, चौथे घर में अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा कौन है? तृतीय राहु केतु अक्ष में। व्यक्ति को प्रोफेशन को लेकर चिंताएं बनेंगी। व्यक्ति इस दौरान अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर टेंशन में आएगा, और आपको तो 7.5 भी चल रही है शनि की। पहला चरण कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके लिए, लेकिन जब शनि अप्रैल 2022 में इस राशि के ऊपर आएंगे, वो 2 से 2.5 वर्ष आपको अपनी मानसिक स्थिति को संभाल कर रखना होगा। वो उस दौरान आपको अच्छी खासी टेंशन हो सकती है, काम को लेके भी हो सकती है, परिवार को लेके भी हो सकती है, या बिना वजह भी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ और इसके ऊपर ही शनि आ जाएगा, यानी चंद्रमा हो जाएगा पूर्ण पीड़ित। मन के अंदर व्याकुलता और चिंताएं शुरू हो जाएंगी। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको आगे का बताया है। बृहस्पति देखिए चतुर्थेश होके सुख देने वाला ग्रह होता है बृहस्पति। उच्च का होके चौथे घर में बैठा है। लाभेश और अष्टमेश होके है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिलेगी, घर परिवार से सुख सहयोग मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने वाला ग्रह होगा बृहस्पति। अब बात आती है बुध की। द्वितीयेश और पंचमेश है, फिर से कुटुंब का मालिक चौथे घर में, परिवार से मजबूती, परिवार से सहयोग मिलता है। पंचमेश भी है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता भी ठीक है, व्यक्ति की संतान भी होगी और संतान उसको सहयोग भी देगी। वो कॉम्बिनेशन भी आ गया। मंगल दूसरे घर में है। जब बुध की राशि में मंगल बैठता है तो व्यक्ति चपल होता है, जवाबदेही में चपल होता है, फटाफट से किसी चीज को समझ के उसका जवाब देने में सक्षम होता है। कभी कभी व्यक्ति की वाणी खराब भी हो जाती है, यानी व्यक्ति के जो स्वर होते हैं, व्यक्ति का जो बोलने का तरीका होता है, वो सामने वाले को भाता नहीं है। ऐसा लगता है कि आप किसी के ऊपर प्रेशर जमा रहे हैं, आप किसी के ऊपर अपनी बात को एक तरीके से थोपना चाह रहे हैं। ये थोड़ा आपके बात के लहजे को खराब करता है। उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशंस अच्छा नहीं है। धन संचय करने में परेशानी देता है, क्योंकि द्वादशेश होकर यहाँ बैठा हुआ ग्रह खर्च ज्यादा कराता है। तो ये तो था एक ओवरऑल प्रेडिक्शन आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स का। नवांश कुंडली में ग्रहों का बल बढ़ा है, जैसे शुक्र स्वराशि के हुए और शनि उच्च के हो गए, बृहस्पति भी मित्र राशि के हो चुके हैं, बुध भी यहाँ ठीक ठाक बैठे हुए हैं। अब आपको दशा चल रही है शनि की। शनि की पहली रूपरेखा लगन कुंडली से देखें, जो चौथे घर में राजयोग में शामिल है।
इसका मतलब शनि की दशा में अवश्य व्यक्ति कुछ भी करे ना करे लेकिन स्वयं के बल पर प्रॉपर्टी अर्जित करेगा। और अभी शनि की दशा भाई साहब 2029 तक चलेगी आपको, तो घर परिवार का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी शनि की दशा में, घर परिवार से भी मिल सकती है और आप स्वयं के बल पर भी बनाएंगे। अब शनि जो है नवांश में उच्च के हुए ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी आपकी मेहनत, यानी आप जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ शनि देख रहे हैं, उच्च के बैठे हैं, इसका मतलब आपको उसमें फायदा मिलेगा। लेकिन आपकी जो दशमांश कुंडली है, जहां आप अपने कर्म कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहां पर जो शनि है वो सप्तमेश और अष्टमेश है, भाग्य स्थान में बैठे हैं उच्च के शुक्र के साथ, लेकिन दो खराब स्थान के मालिक हैं। जो भी चीज की प्राप्ति होगी वो बड़ी कठिनाई से होगी, व्यक्ति को काफी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, कभी इधर जा कभी उधर जा, स्थान परिवर्तन भी कर सकता है, टूर ट्रेवलिंग्स कर सकता है, छोटी छोटी यात्राएं लगी रहती हैं, लगातार जद्दोजहद लगातार लगी रहती है, और शूल योग तो आपकी कुंडली में है ही है, तो वो सारी चीज मिक्स होकर आपको रिजल्ट भी देंगी। अब शनि में चल रही है चंद्रमा। चंद्रमा खराब नहीं है, लेकिन चंद्रमा केतु के साथ है। कभी कभी व्यक्ति बेवजह भी टेंशन लेता है, ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। जैसे वर्तमान की स्थिति देश की चल रही है तो व्यक्ति क्या होता है, घबरा जाता है, पता नहीं क्या होगा, काम आगे चलेगा नहीं चलेगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, कर्ज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी उसके मन में आती रहती हैं बातें, वो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन से आती हैं। और 7.5 भी चल रही है, तो शनि की राशि में चंद्रमा है, केतु के साथ है, शनि की महादशा है, शनि की 7.5 है, शनि से ही दृष्ट है चंद्रमा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन में शनि देव से संबंधित उपासना और हनुमान जी से संबंधित उपासना करो और जीवन में सफलता पाओगे। वो बहुत ज्यादा हमने आपको यहाँ बताया है। मानसिक शांति के लिए शिव जी की पूजा, बल लेने के लिए, धैर्य प्राप्त करने के लिए शनिदेव और हनुमान जी की पूजा आपको हमने आपके हस्तरेखा के समय भी आपको यहाँ बताई थी। तो पूजा में कोई भी आपका यहाँ परिवर्तन नहीं है, जो बताया है उसमें निरंतरता रखनी होगी। शनि में चंद्रमा अक्टूबर 22 तक है, चंद्रमा दशम में है, कार्य देंगे। दशमांश में चंद्रमा उच्च के होकर एकादश में है, जैसे ही देश के हालात ठीक होंगे वैसे ही आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। शनि में मंगल अक्टूबर 22 से नवंबर 23 के बीच आएगी। मंगल सप्तमेश होके अपने से अष्टम में और नवांश में मंगल द्वादश में बैठा। उस दौरान पति पत्नी से संबंधित समस्याएं आपको जीवन में आएंगी, संभवतः हेल्थ इश्यूज, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद, या पत्नी के साथ कोई दुर्घटना होना, या पत्नी को कोई कष्ट होना, या पत्नी को कोई बीमारी या चोट लगना, उसका आपको उस दौरान ध्यान रखना होगा। अपना भी ध्यान रखना होगा, पत्नी का भी ध्यान रखना होगा, अपने संबंधों का भी ध्यान रखना होगा। मंगल दशमांश में योग कारक है लेकिन अष्टम में है, इसका मतलब प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष पैदा होगा, लेकिन संघर्ष से आपको सफलता भी मिलेगी। पूजा पाठ का आप निरंतर सहारा लेते रहें, लगातार उनको करते रहें, उनसे आपको मिलेगा भाई साहब फायदा। तो कुछ सवाल भी आपने उसमें पूछे थे, गोल्डन पीरियड कब आएगा, कब से कब तक होगा, जिसमें मैं फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली राइज करूंगा और किस लेवल तक करूंगा। तो वो सारी चीजें हैं। देखो, मैं अभी आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा। मैं शनि में मंगल तक ये हॉरोस्कोप कोई बहुत बढ़िया स्ट्रांग नहीं है। हाँ, नवंबर 23 के बाद हॉरोस्कोप में जान पड़ेगी, फिर आपके लिए काफी बेहतर होगा। डेब्ट का प्रॉब्लम हमेशा से क्यों है मुझे, कब मुझे इनसे छुटकारा मिलेगा? वो सिर्फ डेब्ट का प्रॉब्लम है कि आपने अपने जीवन में किसी न किसी व्यापार के लिए लोन ले लिया, मकान के लिए लोन ले लिया, वो आपके जीवन में चलता रहता है और आगे चलेगा भी। तो उससे आप इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाओगे। इसलिए ज्यादा से अच्छा ये है कि अपने कर्म पर ध्यान दो। काम होगा, पैसा आएगा तो कर्जा चुकता चला जाएगा। तो बाकी तो आपको हमने आपके सवालों के जवाब उसी में दे दिए थे। कोई बड़ी बीमारी, कोई टेंशन मुझे नहीं यहाँ दिखाई देती है। तो आप काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये कुंडली एक अच्छी कुंडली है, अच्छे राजयोग, धनयोग लेने वाली कुंडली है। बस मानसिक स्थिरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजनीति को अपना मेन एम ना बनाएं, क्योंकि ये एक मेन राजनीतिक
के वाली कुंडली नहीं है। छोटे मोटे पद पे काम करें, बाकी व्यापार पे या अपने काम पे या अपना नौकरी पे आप ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसी से चलेगा आपका घर। अपने आप को राजनीति में झोंकना यानी अपने समय को भी खराब करना और अपने जीवन में परेशानियां लाना। तो उन चीजों पे भाई साहब आप विशेष ध्यान दें। बाकी जितना मन एकाग्र रहेगा आपका, क्योंकि आपका चंद्रमा मुझे काफी पीड़ित लगा है, अब भी और थोड़ा आगे भी, तो जितना मन एकाग्र रहेगा उतना अच्छा। धैर्य से काम करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। पूजा पाठ जो बताइए वो रेगुलर करें, मेडिटेशन किया करें, वॉकिंग किया करें, अनुलोम विलोम कपालभाति किया करें, इनसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। जो सावधानियां बताई हैं, जो बातें अच्छी बताई हैं, उनका ध्यान रखिएगा, जीवन में आप सफलता करेंगे। नमस्कार।